नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है। तो दोस्तों आज हम एक एडवेंचर मूवी जिसका नाम है टॉम रेडर उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अपने श्रवण यंत्र को मेरे मुखार बिंदु पर केंद्रित रखें। दोस्तों इससे पहले हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें जापान की एक रानी जो कि जादूगरनी थी, हिमिको उसका नाम था, उसके बारे में बताया जाता है। और ऐसी मान्यता है वहाँ की कि उसके पास जिंदगी को अमर करने की शक्ति भी है और उसके पास ऐसी शक्तियां भी हैं कि वो लोगों को छू कर उन्हें मार सकती थी और इन शक्तियों का वो बहुत ही बुरा इस्तेमाल करने लगी थी। इसीलिए उसके प्रजा ने उसे डेविल सी के आइलैंड में हमेशा के लिए दफन कर दिया दोस्तों, ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन बहुत सारी सालों के बाद कई खोजकर्ताओं को रानी की शक्तियों के बारे में पता चला और उनमें से एक थे रिचर्ड और उनकी टीम। रिचर्ड सबसे पहले इस रानी को ढूंढना चाहते थे और उन्हें इस खोज में इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि उन्होंने अपनी 8 साल की छोटी बेटी लारा को अकेले पीछे छोड़ दिया। इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है दोस्तों। बॉक्सिंग का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें हमें लारा दिखाई जा रही है जिसे बॉक्सिंग करना बहुत पसंद होता है दोस्तों। उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कोच उसे बताते हैं कि तुम्हारी फीस अभी तक आई नहीं है, उसे जल्दी जल्दी सबमिट करवा दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लारा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अब इस बात को दूसरे एंगल से देखा जाए दोस्तों तो लारा बहुत ही अमीर है, पैसे वैसे ही कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है उसके पापा की जो मौत हो चुकी है। हमें पता चलता है कि लारा के जो डैड है रिचर्ड उस खोज के बाद कभी घर वापस ही नहीं आए और गवर्नमेंट ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। रिचर्ड की बिजनेस पार्टनर है ना लारा से बहुत बार बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे पापा तो अब मर गए हैं, वो कभी नहीं आएंगे, उनका राम नाम सत्य हो गया, 13वीं भी हो गई है, तुम भी बेटा उस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो और ये सारे पैसे ले लो, काहे को संघर्ष भरी जिंदगी जी रही हो। लेकिन लारा को लग रहा है नहीं, आसमान की छाती फाड़ के धरती का सीना चीर के आएंगे, मेरे पापा वापस आएंगे, इसलिए उस पर साइन करने से मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जाना बताती है कि अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो ये सारी की सारी विरासत नीलाम हो जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी, समझ रही हो। तब लारा को एक और चीज पता चलती है कि उसके साथ बैठा वो इंसान उसके पापा का एक कलीग है और वो इसे एक जापानीज पजल देते हैं जो कि उसके डैड ने उसके लिए छोड़ के रखी थी, मतलब लारा के लिए छोड़ के रखी थी दोस्तों। लारा को बहुत खुशी होती है, वो उस पजल को सुलझा लेती है और उसे एक पहेली मिलती है जिससे वो हल कर लेती है दोस्तों। वो पहेली उसके डैड की कब्र को बयां कर रही थी दोस्तों। लारा बिना पेपर पे साइन किए वहां से निकल जाती है और वो अपने डैड की कब्र पे जाती है। वहां वो उस पहेली को दोबारा पढ़ती है और उस पर पता क्या लिखा होता है, माई फाइनल डेस्टिनेशन। तभी लारा रिचर्ड नाम में जो आर होता है ना उसको प्रेस कर देती है और वहां से एक ताला बाहर निकलता है, उसमें चाबी लगाती है और तभी दोस्तों उसके साइड से एक दरवाजा खुलता है और जब लारा उसके अंदर जाती है तो उसे अपनी आंखों और विश्वास ही नहीं होता दोस्तों। वो समझ जाती है कि उसके डैड बहुत ही बड़े अतरंगी खोजी थे। वो नीचे जाती है तो वहां पर बहुत सारी एंशिएंट चीजें रखी हुई मिलती हैं दोस्तों, जिनमें कुछ बेशकीमती मूर्तियां भी शामिल होती हैं दोस्तों। तभी वहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर भी रखा मिलता है, उसे ऑन करती है तो उसे उसके डैड का वीडियो देखने को मिलता है जो कि उसके डैड ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ की मौत का सदमा झेल नहीं पाया था बेटा, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हारी मम्मी को स्पिरिचुअल तरीके से उसी हिमिको जादूगरनी से वापस लेके आऊंगा। मैं उसे ढूंढने निकला था बेटा। वीडियो के एंड में बोलते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आया तो ये सारी चीजें, सारे दस्तावेज, ये जो खंडर हो चुका है, यहाँ पे जो एंशिएंट चीजें रखी, सबको नष्ट कर देना, जो कि हिमिको के बारे में ही है दोस्तों। वरना अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में लग गए ना तो उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाएगा बेटा। लेकिन लारा उनकी बातों को मानती नहीं है क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड थी भैया इन सब पेपर्स को पढ़ने के लिए, वो पढ़ने भी लग जाती है। वो हिमिको के बारे में जानकारी लेने लग जाती है, उसकी भी उत्सुकता बढ़ जाती थी तो अपने बाप की बेटी दोस्तों वो सारी चीजों को समझ लेती है और तभी उसे एक और पेपर मिलता है जिसमें एक बहुत बड़ा शिप बना होता है। लारा समझ जाती है कि उसके डैड इसी शिप से हिमिको की खोज में निकले होंगे, उसे वो शिप ढूंढनी होगी और उसमें बैठ के दोबारा से यामाताया आइलैंड जाना होगा। लेकिन इस बोट का रेंट करीब $20,000 होता है दोस्तों। इतने पैसे लारा के पास कहाँ थे, इसलिए वो अपने एक लॉकेट को गिरवी रख देती है और उसके बदले में पैसे ले लेती है। वो उस जहाज की खोज में जापान निकल पड़ती है और जब वो उस जगह पहुंचती है तो वहां उसका सामना कुछ लड़कों से होता है जो कि उसका बैग छीन के वहां से भागना चालू कर देते हैं। लेकिन लारा अपनी बॉक्सिंग टेक्निक से उनको गिरा देती है, उनसे अपना बैग छीन लेती है। फिर उसके बाद उसे वो जहाज मिल जाता है जिसकी मदद से उसके डैड यामाताया आइलैंड गए थे दोस्तों। वो जहाज के मालिकों के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उस जहाज के ओनर के डैड भी रिचर्ड के साथ उस आइलैंड पे गए थे, लेकिन वो भी कभी आज तक नहीं लौटे। अभी जहाज उनका बेटा चलाता है। लारा से कहती है कि हम दोनों को अपने अपने पप्पा को ढूंढना चाहिए, अगर तुम साथ दो
मेरे साथ तो साइलेंट पे चलो, मुझे साइलेंट का रास्ता पता है। लेकिन वो आदमी बोलता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, अगर हम वहां गए तो हम दोनों की मौत हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद लारा उससे कहती है कि मैं इसके बदले तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगी। तो आदमी मान जाता है, क्या बात कर रही तुम, आप पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, गरीबी में ही तो रह रहे। वो भी बेचारा बागड़ बिल्ला कर्ज में डूबा हुआ था, उसे पैसों की खास जरूरत होती है। तो वो दोनों निकल पड़ते हैं भैया यामाताई आइलैंड की तरफ। लारा सफर में अपने डैड के सारे पजल्स को सुलझाने में लग जाती है और उन पेपर्स में उसे एक और बात पता चलती है कि एक और ग्रुप था जो कि इस खोज में निकला था, जिनका नाम ट्रिनिटी था। दोस्तों, वो उन शक्तियों को इस हथियार की तरह यूज करना चाहते थे जिससे वो सारे देशों पर कब्जा कर सके। इसके बाद लारा की आंखें निकल जाती है और वो सपने में अपने डैड के साथ बैठी होती है और सारे यादगार पल उसे याद आने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जहाज काफी हिलने लगता है और उसकी आंख खुल जाती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें आ रही होती है। दोस्तों, तूफान आ गया होता है समुद्र में। और फिर वो आदमी उससे कहता है कि ऊंची और खतरनाक लहरें इस चीज का सबूत है कि हम यामाताई आइलैंड के पास आ गए हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही वो लहरें जहाज के परखच्चे उड़ा देती है और तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इस जहाज से कूदना पड़ेगा वरना हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लारा अपने डैड के सारे पेपर्स को इकट्ठा करती है, लेकिन तभी एक लहर से टकरा जाती है और वो जल्दी से जहाज से दूर हो एक छलांग मारती है। फाइनली दोस्तों, वो इस आइलैंड तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी कोई इसे मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह उसकी बत्ती जगती है तो ट्रिनिटी का लीडर जिसका नाम वॉगल था वो उसके कब्जे में होती है और वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पप्पा को इस खोज के चक्कर में उन्हें निपटा डाला था, मैं हूँ तुम्हारे पप्पू का कातिल। ये सुन के लारा बेचारी बिचक जाती है। उसके बाद में अपना बैग चेक करती है और तभी उसे वॉगल के हाथ में एक बुक दिखती है। वो बुक वही होती है जिसमें रिचर्ड ने हिमेको के कीव के बारे में, जो दरवाजे के बारे में जो रास्ता होता है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी से लिखा था। अब वो किताब वॉगल के कब्जे में होती है तो वो लारा से कहता है कि मैं वंडर्स की खोज कर लूंगा और तुम मेरी हेल्प करोगे बिटिया, तुम मजदूर के साथ साथ काम करो बेटा। इसके बाद लारा मन मन में तो कुछ सोच लेती, लेकिन वो बाहर जाती है। लेकिन उस जहाज का मालिक जिसके साथ वो यहाँ पर आई थी वो भी अब इनके कब्जे में है, जिसका नाम लॉरेन होता है। अब इन दोनों को वहाँ पर काफी मजदूरी कराई जाती है बिना दिहाड़ी के। यहाँ पर ये लोग पूरे आइलैंड की खुदाई कर रहे होते हैं ताकि वो उस रानी की कब्र को खोद सकें। और फिर थोड़ी देर में दोस्तों वॉगन आता है, वो कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है, अब हमें यहाँ से कैंप को शिफ्ट करना होगा। ये सुन के उसके सारे लोग मजदूरी का सामान उठाने लग जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लॉरेन लारा से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी लॉरेन यहाँ वॉगल के आदमी को एक कुल्हाड़ी से मारती है और वहां से दोनों भागना शुरू कर देते हैं। ये देख के वहां उसके आदमी उस पर गोली चलाने लगते हैं तो लारा तो यहाँ से दोस्तों किसी तरह बचकर भाग जाती है, लेकिन लॉरेन फिर से वॉगल के कब्जे में आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम लारा को देखते हैं जो कि भागते भागते एक नदी में कूद जाती है या यूं कहीं गिर जाती है अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों। लेकिन वो नदी का बहाव इतनी तेज होता है कि वो उसमें बह के जाने कहाँ चली जाती है और लास्ट में एक झरने की तरफ आगे रुक जाती है। लेकिन तभी वो वहां पर एक बहुत पुराना क्रैश हुआ एरोप्लेन, अगर आपने टॉम रेडर गेम खेला होगा तो आपको इस सीन याद होगा दोस्तों। इसी बात पे हमारे वीडियो को लाइक ठोक दो। कि नहीं, आपकी बात खिल गई ना वाला सीन देख के। तो लारा क्रॉफ्ट यहीं पर लटकी हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जहाज बिल्कुल अटका हुआ था जिसके ऊपर वो चढ़ जाती है, बचने का रास्ता ढूंढने लगती है, वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन लारा की किस्मत खराब होती है भैया, वो प्लेन बीच से टूटने लग जाता है और लारा गिरने ही वाली होती है। लेकिन भैया जैसा कि वो भी होता है लास्ट मोमेंट पे वो पकड़ लेती सलमान खान की तरह। कि नहीं, हॉलीवुड में तो भैया हीरोइन भी सलमान खान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी मुश्किल मशक्कत के बाद वो प्लेन के अंदर जाती है भैया, उसे एक पैराशूट मिल जाता है जो काम कर रहा था और वो एंड मोमेंट पे उस पैराशूट पर लटक के अपनी जान बचा लेती है। दोस्तों, बहुत ही खस्ता हालत में पैराशूट होता है, ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी लारा किसी तरह से भैया गबरू जवान अपनी जान बचा लेती है, जंगल में जाके गिर जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे वही समुद्र का किनारा दिखता है जैसे वो इधर आई थी, लेकिन अब उसकी नाव भी टूट चुकी है, इसलिए वो वापस कोई जाने का रास्ता उसे नजर नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ पर रात अकेली है और लारा भी अकेली है और तभी वहां पे एक आदमी आ जाता है जो उसे मारने लगता है। लेकिन लारा उसे किसी तरह से हरा देती है और वहां से उसे निपटा के वहां से भागना शुरू कर देती है। वो एक चट्टान के ऊपर गुफा में चली जाती है जहाँ उसे वही आदमी दिखता है जो कि आग जला रहा था। पहले तो अंदर जाने से काफी डर रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जब उस आदमी को गौर से देखती है तो वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि उसका डैड रिचर्ड ही होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है कि डैड ये मैं हूँ लारा। पहले तो बाप को अपनी बिटिया को देख के विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन बाद में से यकीन हो जाता है कि मेरी बिटिया है। और वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आई क्यों, यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है बिटिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा बिटिया। इसके बाद रिचर्ड
लारा की चोट पर मरहम पट्टी करते हैं और अगले दिन सुबह वही जंगली नाश्ता करके दोनों बैठे हुए हैं। लारा उन्हें बताती है उस बुक के बारे में जिसमें आपने हिमेको के एंट्रेंस के बारे में लिखा है। वो बुक उन लोगों के हाथ में लग गई है। ये सुन के उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सुना देता है, तुम बिटिया किसी काम की इतनी बड़ी हो गई नालायक। वो कहता है जंगल है हमारा घर थोड़े ना, थोड़े सीरियस। बिटिया को बाद में डांट लेंगे घर जाके उसको, लेकिन इतना तो बाप होने के नाटे डांटता ही है कि यार मैंने तुमसे उस वीडियो में लिखा था ना, उस वीडियो में क्या बोला था एंड में, सुनाई नहीं दिया तुमको? उसमें मैंने बोला था ना कि सारी चीज नष्ट कर देना। नहीं चुल है, तुम यहाँ चली आई, तुमने नहीं किया वो। अब इसकी वजह से हजारों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। ये सुन के लारा कहती टेंशन यहाँ कह रहे हो, हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है कि अब मैं वो इंसान नहीं रहा भैया जिसमें पहले जैसी ताकत है, इसीलिए उसे मना कर देता है। लेकिन लारा कहाँ मानने वाली थी भाई, लारा गबरू जवान, गरम खून जवान। वो कहती ठीक है डैडी तुम करो आराम, हम निकले। वो वहाँ पहुंचती है और देखती है कि वॉवल ने वो एंट्रेंस खोज निकाला है और ये देखकर वो उन पर हमला करना शुरू कर देती है। फिर वो लॉरेन और वहाँ पर काम करने वाले सभी आदमियों को बचा लेती है और वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि रिचर्ड भी अब उस एंट्रेंस की तरफ पहुंच गया है। दोस्तों ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे इसने खोजने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी थी। अब इस दरवाजे पर दोस्तों एक पहेली बनी होती है। जब तक इस पहेली को सुलझाया नहीं जाएगा ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं। दोस्तों रिचर्ड यहाँ पर उस दरवाजे को देख ही रहा होता है, तभी उसके पीछे वॉगल आ जाता है और उसे मारने लगता है। वो उससे कहता है ये खोलो, लेकिन रिचर्ड कहता है कि ये टॉम अगर खुल गया तो सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो घंटा सुनने वाला था। तभी वहाँ पर लारा आ जाती है और उसके साथ खड़े आदमियों को मारने लग जाती है। तभी वॉगल अपनी बंदूक रिचर्ड के ऊपर तान देता है। लारा से कहता बेटिया आ गए पप्पा अंटे में। और रिचर्ड से कहता बेटा पहले सुलझाओ, दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारा भेजा खोल देंगे। लारा अपने डैड को ऐसे मरते हुए देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है। वो पहेली उसी तरह से होती है जो कि उसके डैड ने खिलौना उसे दिया था और वो पहेली उसे एग्जैक्टली मैच करती थी। दोस्तों उसने उसे खोल रखा था, इसीलिए लारा उसकी मदद से इसे खोलने में कामयाब हो जाती है और अंत में वो गेट खुल जाता है। दोस्तों जैसे ही वो गेट खुलता है उसकी दीवार नीचे गिर जाती है। दोस्तों ये गुफा होती है और अब फाइनली ये लोग हिमेको के टॉम से एक कदम दूर है। दोस्तों इसके बाद ये सारे लोग अंदर जाते हैं, लेकिन जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो इस जगह पर हर जगह पर जाल बिछाए हुए होते हैं ताकि लोग आसानी से आगे ना बढ़ सके। दोस्तों तभी वॉवल के आदमी का पैर एक जाल पर पड़ जाता है और उसकी वहीं खड़े खड़े मौत हो जाती है। इन लोगों की नजर एक खाई पे पड़ती है जहाँ पर लाखों कंगाल पड़े होते हैं। इन सभी को रानी ने मारा था और ये देख के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों और वो लोग उस खाई को सीढ़ी की मदद से जरा पार कर लेते हैं। उन्हें आगे जाने में दीवारों पर लिखी पहेली भी मिलती है और कुछ पेंटिंग दिखती है, लेकिन पेंटिंग के साथ ही इनका पैर एक बॉक्स में पड़ जाता है और रास्ता लॉक हो जाता है। दोस्तों इनके पैरों के नीचे जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है और सभी लोग गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों सभी लोग अपनी जान बचाते हैं और ये लोग देखते हैं कि उस तहखाने के दोनों दरवाजे सील हो गए, जिससे सारे लोग वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन लारा को वहां पर एक पहेली दिखती है जिसमें एक चाबी लगानी होती है, तभी दरवाजा खुलेगा। सभी लोग अपने पास से उसकी अलग अलग कलर की चाबी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं कर रही होती है। फिर लारा अपना दिमाग लगाती है और उसे पहेली याद आती है और वो पहेली होती है कि मौत की रानी दिल को भी रात कर सकती है और उसे मरना होगा और जिंदगी को वापस लाने के लिए। फिर लारा को याद आता है कि ये चाबी का कलर ग्रीन होना चाहिए क्योंकि कलर ऑफ लाइफ ग्रीन होता है। इसलिए लारा पहले येलो कलर की चाबी उसमें लगाती है, फिर ब्लू कलर की लगाती है जिससे ग्रीन कलर की लाइट बन जाए दोनों लाइटों को मिलाकर। वाह! और लारा उस गेट को फाइनली खोल लेती है अपनी समझदारी से। और जब ये लोग फाइनली अंदर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर हिमेको का मकबरा दिखता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा आलीशान होता है। दोस्तों वो लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग उसकी तरफ पहुंचते हैं तो वहां उन्हें दीवारों पर रखे बहुत सारे मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, जो देखने के बाद रिचर्ड सबको बताता है कि ये हिमेको की आर्मी है जिसे लोगों ने खिलौना बनाकर यहाँ पे रख दिया था। इन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी ताकि रानी को यहाँ पर कैद करके रखा जा सके। अब थोड़ा आगे चलने पर उनकी मंजिल मिल जाती है और हिमेको का काफिन के पास वो लोग पहुंच जाते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। जब वॉवल के दो आदमी उसे खोलते हैं तो उसमें हिमेको लेटी हुई होती है जो कि एक साधारण सी इंसान ही होती है। दोस्तों लेकिन तभी बाहर के वातावरण में आती है उसका शरीर एक कंकाल में बदलने लगता है और लारा उस पेंटिंग को देखती है जिसपे उसमें पता चलता है कि रानी दुनिया को बचाना चाहती थी। वो यहाँ खुद आई थी, उसे यहाँ जबरदस्ती नहीं लाया गया था, उसने अपनी जान दी थी ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। तभी वॉगल के आदमी रानी की बॉडी को ले जाने लगते हैं और लारा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानते, वो उसे छू देते हैं। तभी दोस्तों हमें रानी की सच्चाई पता चलती है। जापान की रानी को कोई काला जादू नहीं आता था, बल्कि उसे एक भयंकर और जानलेवा बीमारी थी जिससे अगर कोई उसे छू दे तो उसकी वही मौत हो जाती थी।
उसे गांव वालों ने यहाँ नहीं बल्कि उसने अपने आप को खुद यहाँ पर अपने आप की कुर्बानी दी थी ताकि वो लोगों को बचा सके। और जैसे ही यहाँ पर वो आदमी उसकी बॉडी छूता है वो सड़ने लगता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी सड़ने लग जाती है और वो उसकी वही मौत हो जाती है। रिचर्ड वॉगल से कहता है कि अगर तुम इसे बाहर ले गए तो पूरी दुनिया खत्म कर देगा, लेकिन वॉगल उसकी एक बात नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि वो उसकी उंगली को अपने साथ ले जाएगा और फिर वो बड़ी होशियारी से उस रानी की एक उंगली को बिना छुए काट लेता है और एक पन्नी में रख लेता है। वो जैसे ही उस उंगली को अपने पास रख रहा होता है, लारा बड़ी चालाकी से उस पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में झड़प होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों लारा किसी तरह से गुफा से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वॉगल का आदमी होता है और इधर दोस्तों रिचर्ड और वॉगल के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उनका एक आदमी रिचर्ड पर हमला कर देता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसकी वजह से रिचर्ड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वॉगल यहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर बड़ी चालाकी से लारा वॉगल के आदमी को एक जाल में फंसाकर मार देती है। जब उसे मारने के बाद वापस रिचर्ड के पास आती है अपने डैड के पास और देखती है कि बेटा मैं तो अब इन्फेक्टेड हो गया हूँ और अब तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद लारा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी कहती है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। रिचर्ड कहता है कि अगर मैं बाहर गया तो सभी लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे, तो मैं यहाँ मुझे छोड़ के जाना होगा ताकि मैं इस जगह को पूरी धमाके से उड़ा सकूं। लारा उन्हें छोड़कर वापस वॉगल को पकड़ने चाहती है ताकि वो उंगली लेकर बाहर ना जा सके। लारा गेट की तरफ जाती है और वहां से वॉगल मिल जाता है जो कि वहां से भाग रहा होता है। लारा उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इसी बीच दोनों में भिड़ंत हो जाती है। लारा उसे बहुत मारती है लेकिन इसी बीच वॉगल उसे जख्मी कर देता है और अंत में लारा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी दोस्तों रिचर्ड उस पूरी गुफा को उड़ा देता है। इसी का फायदा उठाकर लारा वॉगल को जख्मी कर देती है और उसे एकदम किनारे खाई के पास ले जाती है। इसके बाद उसकी पॉकेट में जो उंगली रखी थी ना उसी के मुंह में डाल देती है और वो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों वॉगल इन्फेक्टेड हो जाता है और वो उसे धकेल देती है जिससे कि वह सारे कंकालों के बीच में जाकर मर जाता है। लेकिन तभी वो गुफा गिरने वाली होती है, लेकिन लारा एंड मोमेंट भाग कर एक रस्सी से पकड़ लेती है और उस रस्सी को ऊपर लॉरेन ने भी पकड़ रखा होता है और फिर लारा उसी के सारे ऊपर जिंदा बच जाती है। लेकिन अब ये लोग वहां से वापस कैसे जाएंगे? नाव वहां तो सब टूटी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब यहाँ पर तब ये करिश्मा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि वॉगल ने मंगवाया था जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सके, लेकिन अब तो वो जिंदा ही नहीं है। तो इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग हेलीकॉप्टर के पायलट को डराते हैं और उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो और यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है। सभी लोग हेलीकॉप्टर से वापस अपने घर पहुंच पाते हैं। अब लारा फाइनली लंदन पहुंच जाती है और उन पेपर्स पर साइन कर देती है और अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है और इसके बाद वो उन कंपनीज के नाम को चेक करती है जिसको उसके डैड ने खरीद रखा था। लेकिन उसे पता चलता है कि ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नेचुरल चीजों को यूज करके इंसानों को अपने वश में रखना चाहती है और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि उसके डैड के बिजनेस पार्टनर रहना चलाती है और उसी ने वॉगल को ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए। वह इन सब के पीछे है और अब उसने पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने पास ले लिया है और लारा से साइन भी करवा लिए हैं। जी हाँ, जो पेपर पे उसने साइन कर दिया था वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थे और अब उसके साइन करवा के वो सारी प्रॉपर्टी सारी पावर्स अपने नाम कर लिए हैं। और ये सब जानने के बाद लारा एना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय लेती है और उसी दुकान पर जाती है जहां से उसने अपनी लॉकेट बेची थी। वो वहां पे अपनी लॉकेट के बदले गन लेती है ताकि वो आगे की कहानी को पूरा कर सके। यही वो मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।